कि वहाँ पर तमाम ओबीसी और एससी के लोगों का प्रवेश ग्रेजुएशन में नहीं हो पाता था। बड़ी बड़ी नेतागिरी विश्वविद्यालय चलती मतलब था। आपने कहाँ से किया था सर ग्रेजुएशन? हम इलाहाबाद से पढ़े। वहाँ पे ओबीसी और एससी के बच्चों का प्रवेश नहीं हो पाता था? हम बिल्कुल किसी भी विश्वविद्यालय आपके, हम लोग 3 लोग, एक 2 ओबीसी में थे, एक पटेल, ओबीसी में मैं था, और एक एससी समाज का बेटा गौतम था। सबको 90 मिला, 90, 88, 92, 91 इस टाइप से मिला वाइवा में। और हम 3 बच्चों को 60 के ऊपर नहीं दिया गया कि ये लोग आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की बात किए जी। और 3 दिन के अंदर इनका आर्थिक रिजर्वेशन 10% आ गया। जी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हैं। 75 सालों के आजादी के इतिहास में दलित पिछड़े वर्ग से आने वाले नेताओं का लगातार राजनीति में प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कैसे वो लगातार राजनीति में बढ़ते चले गए और कैसे उन बिरादरियों के लोग बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष बन गए और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे, उसकी एक लंबी कहानी श्यामलाल पाल जी के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, पहले आप शिक्षक थे जहां तक मुझे पता है। जी हाँ। और आप शिक्षकों की राजनीति करते थे। पूरे समाजवादी पार्टी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया जी की विचारधारा से प्रभावित हुआ, माननीय नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी से। और वास्तव में जो इस देश में भारतीय संविधान के आधार पर समाजवाद होना चाहिए, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर असली मुस्कान आनी चाहिए, उनके भी बेटे और बेटियों की तरक्की हो सके, उन्हीं मुद्दों को लेकर के मैं एक शिक्षक के रूप में डॉक्टर अंबेडकर जी और डॉक्टर लोहिया जी की विचारधारा पर काम कर रहा हूँ। सर, अगर आप बुरा न माने तो मेरा एक सवाल है जो जाति से जुड़ा है। पाल बिरादरी का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज से पहले उतना बड़ा नहीं था। आज की तारीख में 2 बड़ी पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष पाल बिरादरी से हैं। आपको कैसा महसूस होता है कि इलाहाबाद जैसे शहर से निकल के आप एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष बने? बिरादरी में करण दौड़ा है समाजवाद के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस संविधान को, जो उनकी मूल भावना है प्रस्तावना की, उसको लेकर के पाल समाज तो पूरी तरह से पूरे प्रदेश में बिल्कुल आंदोलित हुआ और बढ़ चढ़ करके जो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी रहे हैं लोकसभा 2024 के चुनाव में, सभी लोगों को बढ़ चढ़ करके वोट दिया। अभी 41 विश्वविद्यालयों का अगर इतिहास उठा करके हम पिछले 5-7 सालों का देखें तो उसमें जो भी कुछ हैं वो सब सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के लोग विषय हैं। और उसमें कोई भी न तो पिछड़ी जाति का है, न तो दलित समाज का है। जब देश ये भारतीय संविधान को के आधार पर चलना चाहिए, भारतीय संविधान में बाबा साहब का जो संकल्प था, जो सपना था, वो आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी वो पूरा नहीं है। उस चीज़ को पूरा करने के लिए संकल्पित हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सामाजिक न्याय के बहुत ज़बरदस्त पैरोकार, जो सामाजिक न्याय चाहते हैं। और सामाजिक न्याय जाति जनगणना के बिना संभव नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने भी जाति जनगणना की बात की कि जिससे कि पिछड़ों के बेटे और बेटियां भी दलित समाज के बेटे और बेटियों की तरह आरक्षण के बदौलत आगे बढ़ें, क्योंकि उन्होंने तो संविधान सभा में बात कही थी कि इस देश में एक ऐसा वर्ग है जो न तो अगड़ा है और न तो दलित है, बल्कि उनके बीच की मिडिल क्लास है, लेकिन उनकी भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति डामाडोल है। इनके बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सर, आप एक सामान्य शिक्षक रहे होंगे शुरुआत के दिनों में। आप जब शिक्षक बने तो उससे पहले आप राजनीति में थे कि शिक्षक बनने के बाद राजनीति में आप आए? हमारा विद्यार्थी जीवन से ही। आप विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में थे? विद्यार्थी जीवन से ही। जब ग्रेजुएशन करने के लिए निकला, हाँ, विश्वविद्यालय के परिसर में गया, तो विश्वविद्यालय के परिसर में भी हमने देखा कि वहाँ पर तमाम ओबीसी और एससी के लोगों का प्रवेश ग्रेजुएशन में नहीं हो पाता था। बड़ी बड़ी नेतागिरी। विश्वविद्यालय मतलब आपने कहाँ से किया था सर ग्रेजुएशन? हम इलाहाबाद से पढ़े। वहाँ पे ओबीसी और एससी के बच्चों का प्रवेश नहीं हो पाता था? बिल्कुल, किसी भी विश्वविद्यालय, आपका लखनऊ विश्वविद्यालय क्या इसे खाली है क्या? तमाम चुनाव लड़ने के लिए तब चुनाव होता था संघ का, छात्र संघ का जी, और सात संघ के चुनाव में
बड़े बड़े ऐसे सामंतवादी लोग होते थे, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब, पीएचडी में नाम लिखा लिए तो पीएचडी 10 साल में पूरा होगी, 15 साल में पूरा होगी। केवल चुनाव लड़ने के लिए वो नाम लिखाते थे विशेष रूप से। वो हारते थे, कब जीतेंगे, इसी प्रकार से पैनल चला करता था। लेकिन जब रिजर्वेशन का दौर आया 93 मंडल कमीशन के बाद, मंडल कमीशन और कमंडल, हाँ, कमंडल और मंडल की लड़ाई में जी, आप उसी में कूद पड़े। हाँ, उसमें जो है इतना बड़ा आंदोलन चला कि एक तरफ लगता था मंडल वाले हैं, दूसरी तरफ कमंडल वाले हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने ऐसे तमाम ज़मीनी नेताओं को जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले जी के, छत्रपति साहू जी के और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर चल करके मंडल वालों ने एक ताकत दिया, जिसमें माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी रहे हैं, शरद यादव जी रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी रहे हैं, राम पूजन पटेल जैसे लोग रहे हैं। इन सब लोगों ने मिलकर के जब 91 में सरकार बनी, वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, तो उसमें लड़ाई मंडल और कमंडल के साथ साथ ये परिभाषित होती थी कि एक तरफ अगड़ा है, दूसरी तरफ पिछड़ा और दलित है। तो मंडल वालों ने कमंडल वालों को उसमें पटकने दिया और वह चीज़ जो है, माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे। सर, आपने कभी फेस किया है, आपको कभी ऐसा हुआ हो कि आप पिछड़े थे, आपको पिछड़े होने की वजह से कभी ऐसा डिस्क्रिमिनेट किया गया हो? बिल्कुल हमारे जीवन में आई है। मैं एमएड कर रहा था, एमएड में जब हमने प्रवेश लिया संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में जी, तो वहाँ पर हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटी कि एमएड करके क्या करोगे। हम लोग 3 लोग, 2 ओबीसी में थे, एक पटेल, ओबीसी में मैं था और एक एससी समाज का बेटा गौतम था। जो वाइवा होता है उसमें इंटरव्यू में 100 नंबर का था। बहुत प्रयास करने में सभी देखा गया, सबको 90 नंबर मिला, 90, 88, 92, 91 इस टाइप से मिला वाइवा में। और हम 3 बच्चों को 60 के ऊपर नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से एक प्रकार से सौतौला व्यवहार रहा है, जबकि रिटन एग्जाम में उन लोगों से हम लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस था। इंटरव्यू में आपके नंबर कम कर दिए, वाइवा में कम कर। आप उसके बाद शिक्षक बने सर। हाँ, तो उसके बाद शिक्षक बनने के बाद आपने कभी महसूस किया हो कि शिक्षक बनने के बाद भी आपकी जाति नहीं गई? ऐसा कभी हुआ हो कि आपको पिछड़ा होने की वजह से महसूस हुआ हो, कहीं प्रमोशन रोक दिया हो या ऐसा? अब चूँकि मैं कॉलेज में माध्यमिक विद्यालय में टीचर रहा, वहाँ प्रबंध तंत्र की व्यवस्था होती है और प्रबंध तंत्री व्यवस्था में मैं ऐसे जगह पर रहा हूँ जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं था जी। सभी लोग, हमारे अगड़े भी टीचर थे, वो हमारे गुरु भी थे और हमारे पिछड़े समाज के, एससी समाज के लोग भी थे। तो विद्यालय का ही माहौल इस प्रकार से शेड्यूल रहा है, चाहे वो डॉक्टर लोहिया जी के विचारों से या नेताजी के विचारों से, पंडित जनेश्वर मिश्रा के विचारों से, सभी लोग जो है जितने भी टीचर थे, चूँकि टीचर की समदर्शिता होती है कि हमारे बच्चे कल कलेक्टर बन जाए तो गुरुओं का नाम होगा, तो इस भावना से जो है हम लोग मिलकर के काम किए हैं। और शिक्षक पीरियड में ऐसा कोई हमारे साथ हमारे विद्यालय में नहीं रहा है। हम लोग हमेशा होनहार बच्चों का सम्मान किया करते थे, उनको इज्जत देते थे। सर, एक और सवाल था। बहुत सारे लोग, जैसे जब समाजवादी पार्टी संविधान की बात करती है, जब आप लोग सदन में संविधान लेके जाते हैं, आपके तमाम सांसद, और संविधान बचाने की बात की जाती है, ठीक उसी समय पर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सिर्फ 4 जातियां होती हैं, गरीब, महिला और ये, और उसके बाद साथ में ये भी कहते हैं कि अब जातिवाद नहीं है प्रदेश में या देश में। मोदी जी के अनुसार जो है, युवा है, महिला है, गरीब है, मजदूर है, ये 4 जातियां हैं जी। मोदी जी बात करते हैं एक देश में एक इलेक्शन जी। हमारे नेता बात करते हैं माननीय अखिलेश यादव जी कि एक देश में 2 प्रकार के लोग हैं, एक अमीरों का है और दूसरा गरीबों का। और अमीर लोग जो है, जो गगनचुंबी इमारतें हैं उसमें बैठ करके गरीबों के लिए कानून बनाते हैं विकास का, लेकिन वो किसान जिनके लिए इन्होंने 3 कृषि विधेयक दिया और किसान महसूस किया कि नहीं, एक बिल हमारे लिए काले दिन लाएंगे, अच्छे दिन नहीं लाएंगे। उन किसानों ने जब सड़कों पर आकर के प्रदर्शन किया
प्रदर्शन के बाद उन किसानों को मिलता क्या है? ठंडी ठंडी पानी की बौछारें दी जाती हैं, उनके रास्ते में बड़े बड़े किले ठोके जाते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है, और 750 किसान इस देश में अपनी मांगों को लेकर के खत्म हो गए। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो सरकार से सवाल करता हूं, क्या बताओ 2014 के पहले आप सरकार में नहीं थे? बात करते थे कि एक सर काट करके जो लाएगा हम उसका 10 सर काटने का काम करेंगे। पुलवामा में जो घटना हुई, 42 हमारे सैनिक शहीद हो गए। मैं सवाल करता हूँ सरकार से, केंद्र की सरकार से, कि बताओ कि 42 जो शहीद हुए पुलवामा में, उनकी लड़ाई पाकिस्तान से थी या चाइना से थी? वहाँ का राज्यपाल सतपाल जी, मलिक जी जो रहे हैं, उनका क्या बयान था? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। हमारे सैनिकों के साथ धोखा हुआ है, इसलिए ऐसी सरकार को जनता समझ चुकी है। इनकी अग्निवीर योजना को भी पूरी तरह से समझ चुकी है। वो शहीद नहीं होंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की जो एक फरियाद थी, ऐसे माननीय नेताजी ने सैनिकों के लिए क्या क्या नहीं किया। वो सैनिक जो कभी सम्मान नहीं पाता था, उसके परिवार के लोग रोते रोते मर जाते थे, लेकिन माननीय नेताजी ने ससम्मान देश के प्रति समर्पित होने वाले, न्यौछावर होने वाले ऐसे शहीदों के लिए ससम्मान उनकी अर्थी उनके घर पर आया करती है। वहाँ का जिलाधिकारी, एसएसपी लोग मौजूद होकर के उसका सम्मान करते हैं। साथ ही साथ उनके बच्चों की परवरिश के लिए, देखभाल के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए 20 लाख रुपए का सहयोग भी प्रदान किया करते हैं। उसी प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी भी सैनिकों के साथ जो अन्याय और दुराचार हुआ है, उसकी लड़ाई मुहिम बहुत तेज़ी से है, और देश की पार्लियामेंट में भी बड़ी तेज़ी से उन्होंने इस बात को दमदारी से उठाने का काम किया है। हम अग्निवीर इस देश में नहीं रहने देंगे, और जब हमारी व्यवस्था आ जाएगी तत्काल पहला कदम होगा, इस देश में अग्निवीर जैसी योजना को समाप्त करेंगे, और पुरानी योजना जिसमें हर सैनिक अपने बच्चों को पूरी नौकरी कर सके, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ख्याल कर सके। एक सवाल रह गया सर, कि क्या इस देश में जातिवाद है कि नहीं है? आपको क्या लगता है? इस देश में पूरी तरह से जो राजनीतिक व्यवस्था केंद्र और प्रदेश में चल रही है, वो जातिवाद के आधार पर है। जातिवाद के आधार पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लोग आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की बात किए जी, और 3 दिन के अंदर इनका आर्थिक रिजर्वेशन 10% आ गया जी। मैं सवाल करता हूँ कि जो हमारी शैक्षिक और सामाजिक व्यवस्था है भारतीय संविधान में, उसके आधार पर रिजर्वेशन है जी। देश के गौरवशाली पद पर बैठे हुए और महामहिम राम कोविंद जी सबसे ऊंचे पद पर हैं जी। लेकिन ये तकलीफ उस समाज को है कि जब वो अपने भगवान का दर्शन करने के लिए उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, वहाँ का पुजारी अछूत के नाते उनको मंदिर में घुसने नहीं देता है। यही नहीं, इसी देश में बाबू जगजीवन राम जी गृह मंत्री रहे हैं और वो बनारस में मंदिर के उस शिलान्यास का उसका उद्घाटन था मंदिर का, हाँ, उस अवसर पर गए थे तो वहाँ पर जो है गंगा जल को ले आकर के जो है उसको साफ किया गया। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक न्याय के सही पैरोकार हैं, जब 2017 में उत्तर प्रदेश की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में गई तो यही प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने हमारे महबूब नेता के प्रति अन्याय किया और गंगा जल से ले आकर के उसको धुलवाने का काम किया। तो निश्चित रूप से कन्नौज में भी मंदिर धुलवाया और कन्नौज में भी मंदिर धुलवाया गया था। तो बहुत बहुत ठीक है। तो ये हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी थे, इनसे बात कर रहे थे इस देश के दलित पिछड़े नेताओं, वंचित नेताओं के साथ, बिरादरियों से आने वाले नेताओं के साथ, माफ कीजिएगा, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ घटा है इस आजाद भारत में। आजादी के पहले के भारत को छोड़ दीजिए,
वो लोग जो मनुस्मृति से इस देश को चलाना चाहते हैं, जिनके लिए संविधान खतरा है, जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उन जैसे लोगों के लिए ये एक आईना मात्र है। सोचिए कि एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ये बता रहा है कि जब वो शिक्षा के लिए अपने कॉलेज और स्कूल में था तो खुद उसको जाति की वजह से डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा, और वही जातिवादी लोग कहते हैं कि इस प्रदेश में अब जातियां खत्म हो रही हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा। शुक्रिया।